हाँ, चाय पियोगे क्या? आज नहीं पिला सकता मैं, क्योंकि आज मेरे हाथ भी केमिकल के हैं, इसलिए मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। कहां तक हो गए थे? संक्षारण। लगा लो पॉइंट, संक्षारण। फिर पे हाँ हाँ, पेपर समझा देंगे फिर बाद में, बचा हुआ टाइम बस ये छोटा सा है, फिर पेपर ही समझाएंगे लास्ट में। है क्या इसमें डाला हुआ है क्या? क्या हटा दिया? डाला हुआ है वो। चलो अब बड़ा पॉइंट लगा लो फटाफट से लास्ट में। संक्षारण, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना, संक्षारण। पर लोहे के संक्षारण को भी बोलते हैं जंग लगना। हाँ, क्या हो गए? हाँ, अब सुनना है पहले मेरी बात। आइए, मोस्ट वेलकम। अभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूं कि आप सब लोग मेरे को देख रहे हैं कि चाय पी रहे हैं सर। है? नहीं पीऊंगा, नजर लगाओगे कि नालायक को? हाँ, चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जंग लगती है उसको संक्षारण बोलते हैं। अब संक्षारण जो है उसमें जरूरी नहीं है कि लोहे के जंग लगती है, चांदी के भी जंग लगती है, तांबे के भी जंग लगती है, कॉपर के। हाँ, हाँ बेटा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, 1 मिनट, सर का फोन आ गया था। अब देखो, थोड़ा ध्यान देना। लोहे के जंग लगती है तो वो भूरे कलर में परिवर्तित होता है। चांदी के जंग लगती है तो वो काले कलर में परिवर्तित होती है। और तांबे के यानी कि कॉपर के जंग लगती है तो वो हरे कलर में परिवर्तित हो जाता है। इसको संक्षारण की घटना बोलते हैं। संक्षारण दो चीजों की उपस्थिति की वजह से होती है। जब कोई अपने पास में, जैसे मैं बात करता हूं कि लोहे की, मैं बात करता हूं चांदी की, एजी अर्जेंटम, मैं बात करता हूं कॉपर की, ये सब के सब किसी न किसी गैस की उपस्थिति में कोई न कोई गैस से क्रिया करेंगे वातावरण में, और गैस से क्रिया करने के बाद इनको नमी की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? नमी की आवश्यकता। जैसे मैं आयरन की बात करूं तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और उसको नमी चाहिएगी बेटा, बिना नमी के काम नहीं होगा। तो अब जो आयरन है, लोहा है, उस लोहे को दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो ऑक्सीजन और एक नमी। अब जैसे ही यदि लोहे को हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है, लग जाती है। अब जब लोहे पे जंग लग जाती है तो लोहे को ऑक्सीजन तो वातावरण से मिली थी, बाहर वातावरण में क्या मिल गई? नमी भी मिल गई। नमी का मतलब जल मिल गया उसको। अब इसको यदि संक्षारण होने से बचाना है तो हमें इन दोनों में से किसी एक चीज को रोकना होगा। दोनों भी रोक लो, लेकिन एक चीज को रोक लेंगे तो भी वो रुक जाएगी प्रक्रिया। ऑक्सीजन को तो अब अपन रोक नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन तो वातावरण में सब जगह है। नमी को रोक सकते हैं, इसलिए नमी को रोकने के उपाय किए जाते हैं। जैसे लोहे की जो चीजें बनी होती है, गेट है, खिड़की है, दरवाजे हैं, ये बने होते हैं, इनको अपन ऑयल पेंट करते हैं, करते हैं ना। वो ऑयल पेंट इसी वजह से किया जाता है क्योंकि वातावरण में जो ऑक्सीजन है उससे तो क्रिया करेगा वो, लेकिन नमी, जब बारिश का मौसम आएगा तो नमी होगी, तो नमी उसके संपर्क में नहीं आए। समझ रहे हैं मेरी बात? ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। ऐसे नहीं कि लोहा लिया और उसको पानी में डुबाया और ऑक्सीजन दिखाई, जंग लग गई, ऐसे नहीं होगा। ये लंबी
बहुत मंद गति से चलने वाली अभिक्रिया होती है। तो यहां पर आयरन का बेटा ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये आयरन ऑक्साइड होता है, ये भूरे कलर का होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द भूरा कलर अपने को दिखता है, वैसे भी दिखता है कि भूरा कलर ही होता है, लेकिन इसलिए हम इसको पहचान नहीं पाता, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग में परिवर्तित। क्योंकि लोहा है वो वैसे भी भूरे कलर का सा दिखाई देता है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन चांदी है वो सफेद कलर की होती है बेटा। कैसी होती है? सफेद कलर की होती है। और चांदी जो है इसको वातावरण से सल्फर मिल जाता है बेटा। क्या मिल जाता है? सल्फर। और नमी की उपस्थिति होती है तो ये सल्फाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सल्फाइड में। ये यानी कि अर्जेंटम सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। सिल्वर जो है वो सल्फाइड में बदल जाता है। इसको चांदी का जंग लगना बोलते हैं। चांदी का जंग लगना। कई बार आपने देखा होगा कि जो चांदी जैसे अपन पाजे वगैरह जो महिलाएं पहनती है, तो जब आप खरीद के लाते हैं तो वो बिल्कुल सफेद कलर की होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो चांदी का जो काली पड़ना है वो इसका संक्षारण होता है। चांदी का काली पड़ना। अब ये काली पड़ जाती है तो ये क्या है कि चांदी को आप खरीद करके लाए और उसको थैली में पैक करके और अलमारी में रख दिए तो सफेद ही रहेगी, वो काली नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उसको पहनते हैं तो नहाने धोने से क्या मिल जाती है? नमी मिल जाती है। नमी मिलती है तो धीरे धीरे काली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। काली पड़ने का मतलब वो मेल नहीं चढ़ रहा उनके ऊपर, वो संक्षारित हो रही है बेटा। क्या हो रही है? संक्षारित। संक्षारित होने का मतलब खराब हो रही है वो चीजें, ठीक है ना। ऐसे ही जो कॉपर है, तांबा है, तांबा जो है उस तांबे को ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर लेता है, यानी कि यहाँ पर मैं कार्बोनेट भी ले सकता हूं। ये कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया ये इसलिए लिया है कि कॉपर जो है पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और कॉपर ऑक्साइड फिर CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। इसकी जरूरत नहीं है अपने को क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं, ये एक्स्ट्रा वाले केवल बता रहा हूं। अपने सिलेबस में आयरन का है ओनली, ठीक है ना, पर मैं एग्जाम्पल साथ में आ जाए इसलिए बता दूं। तो कॉपर कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया बेटा? कॉपर कार्बोनेट। और ये जो है ये कॉपर कार्बोनेट ये हरे रंग में परिवर्तित होता है। किसमें होता है बेटा? हरे रंग में परिवर्तित होता है। यानी कि किसी भी तांबे के बर्तन को आप बारिश के मौसम में बाहर रख दोगे तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाएगी। वो हरे रंग की परत जमना उसका संक्षारण होता है। कुल मिलाकर के पूरी बातों का निष्कर्ष निकालें, 100% इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात आप? हाँ, जो प्रश्न आएगा वो भी आगे चलेंगे। कुल मिलाकर के बात है, इससे हम ये समझना चाहिए कि भाई संक्षारण क्या चीज है। तो संक्षारण कोई भी धातु, ऐसा नहीं है आपके दिमाग में हो भाई अपने भाई लोहे को संक्षारित होना बोलते हैं, लोहे पे जंग लगती है, ऐसा नहीं है। सभी धातुओं पे जंग लगती है। सभी धातुएं वातावरण में किसी न किसी गैस से क्या करती है? क्रिया करती है और उनको नमी की उपस्थिति चाहिए होती है तो वो परिवर्तित हो जाती है, अपने रंग में परिवर्तन कर लेती है। इसको संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना। क्या होता है? खराब होना। उसको बचाया भी जा सकता है। अब अपना सिलेबस में तो टॉपिक चलता है आयरन का संक्षारण। किसका? आयरन का संक्षारण, लोहे का संक्षारण। क्यों चल रहा है इस टॉपिक को? इसी चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? उसका तो कोई कारण होगा ना भाई। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते इसको तो नहीं, या इनऑर्गेनिक बहुत सारे तरह एफ ही जो होता है वो डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में पढ़ लेते आप लोग। वहां क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि लोहे का संक्षारित होना, लोहे का जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अंदर गैल्वेनिक सेल वाली प्रक्रिया हो रही है इसके अंदर। समझ गए चीज? लोहे का जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, विद्युत रासायनिक सेल होता है वो। तो उसको हम समझना चाहते हैं कि यहां पर कैसे वो काम कर रहा है। समझ गए? तो लिखो बड़े संक्षारण में एक लाइन लिखो। धातुएं धातुएं वायुमंडल में उपस्थित, धातुएं वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित गैसों से नमी की उपस्थिति में क्रिया करती है। नमी की उपस्थिति में क्रिया करती है। नमी की उपस्थिति में क्रिया करती है। क्रिया करती है। क्रिया करती है जिसे उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है।
जिससे जिससे उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है तथा धातुएं खराब हो जाती हैं, तथा धातुएं खराब हो जाती है। वो बुक थी ना बेटा, तथा धातुएं खराब हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ये तीनों लिख लो फटाफट से। हो गए। ये तीन इसलिए लिखवा दिया मैंने कि तीनों के नाम दे रखे हैं, केवल तीनों का इतना सा नाम दे रखा है कि लोहे का भूरे रंग में, सिल्वर का चांदी का काली पड़ना और तांबे का हरे रंग में परिवर्तित होना संक्षारण के उदाहरण है। ऐसी लाइन लिख रखी है, कोई अभिक्रिया नहीं लिख रखी है, समझ गए चीज। तो ये सारी बात बता दी मैंने कि कैसे कैसे ये परिवर्तित होते हैं। हो गए। अब पॉइंट लगा लो। लोहे का संक्षारण, अब पॉइंट पढ़ेंगे अपन केवल। लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण ओब्लिक लगा के लिखना, जंग लगना। लोहे के संक्षारण को जंग लगना बोलते हैं। लोहे का संक्षारण, आयरन का संक्षारण, इसको बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं बेटा? जंग लगना बोलते हैं इसको। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना, काम की बात जो है वो समझनी है। मैं सबसे पहले यहां पर इसको लिखूंगा अलग तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले प्रक्रिया को देखना। ये मैंने लिया एक, कोई भी लोहे की, कोई भी धातु है, लोहे की एक पट्टी ले रखी है, लोहे की कोई वस्तु ले रखी है ऐसी वाली, ठीक है। ये जो लोहा है पूरा, इस लोहे के ऊपर होगा ये कि कहीं से कोई पानी की बूंद आएगी इसके ऊपर। क्या आएगी? पानी की बूंद। समझ गए चीज? बिना पानी के जंग लगेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो वातावरण से मिल जाएगी, वायुमंडल से मिलेगी खूब। बिना पानी के बूंद के क्या नहीं होगा? इसका संचारण नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई पानी की बूंद बाहर से आ रही है, जैसे इसे संपर्क करती है तो यहां पर एक घटना स्टार्ट हो जाती है, अभिक्रिया करना ये शुरू कर देता है, ठीक है। इस लोहे का एक भाग, आवाज रुकी क्या? इस लोहे का एक भाग तो है, कोई सा इधर से एक भाग जो है वो तो एनोड का काम कर रहा है और दूसरा भाग है वो कैथोड का काम कर रहा है। कैसे करेगा? सब बात करेंगे। जैसे पानी की बूंद यहां आई, वातावरण में उपस्थित जो CO2 है इस पानी की बूंद के साथ में क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है। सबसे पहले CO2 की बात कर रहा हूं, O2 की नहीं। सबसे पहले वातावरण की CO2 उस H2O के साथ में क्या कर लेती है?
अभिक्रिया कर लेती है। जैसे ही H2O CO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो ये मिलकर के बना लेता है H2CO3। क्या बना रहे देखो, सही है क्या? H2CO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। नालायको गधो, कार्बोनिक अम्ल ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल ये हाइड्रोकार्बन। कौन सी नई केमिस्ट्री लाते हो, कहां से लाते हो? इसका नाम सुना क्या? कार्बोनिक अम्ल सुना? ऑर्गेनिक पढ़िए, एल्कोहल फिनोल चैप्टर पढ़ा गया। फिनोल का विशेष नाम होता है, हाँ, फिनोल का विशेष नाम होता है कार्बोनिक अम्ल। और कार्बन, ये कार्बोनिक अम्ल ध्यान रखना है, समझ गए चीज? हाँ, फिनोल पढ़ लिया क्या? फिनोल आपने? हाँ, विश्व में सबसे ज्यादा फिनोल का निर्माण क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन, उसका क्या कहता है? ऑक्सीकरण। क्या कहता है? ऑक्सीकरण। तो पेरोक्साइड बनता है और उसके बाद में फिनोल का निर्माण हो जाता है। हो जाता है क्या? थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती है मेरे को। हाँ, अब ध्यान दो, तो यहां पर क्या बना बेटा? कार्बोनिक अम्ल बना। ये कार्बोनिक अम्ल क्या करता है? ये कार्बोनिक अम्ल H+ में टूट जाता है। देखो देखिए, टूटा नहीं टूटा? H कितने हो गए? 2, और CO3 क्या हो गया? माइनस। मतलब इसका क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि पानी की बूंद आती है और वो CO2 से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं और उस कार्बोनिक अम्ल से H+ निकलता है। इस H+ के अपने को संक्षारण में जरूरत पड़ती है, समझ गए चीज? तो या तो H+ ऐसे बनता रहता है, और कुछ ज्यादा मात्रा में H2O है तो H2O सीधा भी अपने आयनों में टूटता रहता है, H+ और OH-। समझ गए चीज? यहां पर मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 ले लेता हूं, क्योंकि H3 का कोई काम नहीं आएगा, या तो 2 लो या फिर 4 ले लो, ठीक है ना? तो 4 ले लेते अपन, 4 H ले ली। अब ऐसे ये 4 तो अपने संतुलित करने के लिए लिए हैं। हजारों की संख्या में कार्बोनिक अम्ल बन रहा है, हजारों की संख्या में H+ बन रहे हैं, इधर भी H+ बन रहे हैं। क्लियर? ये जो H+ होते हैं, अब जैसे ये इसके ऊपर आया तो यहां पर एक काम करना शुरू होता है कि आयरन जो होता है वो आयरन का ऑक्सीकरण होता है बेटा। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और सबसे पहले जो आयरन है, ठोस अवस्था वाला आयरन, वो Fe+2 में बदल जाता है। किसमें? Fe+2 में। और Fe+2 में बदलता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। इस अभिक्रिया को हमें पता है कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीकरण। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण हो रही है तो इस अभिक्रिया, ये अभिक्रिया वहां जहां पर भी ये अभिक्रिया हो रही है, उस वो वाली जगह है, वो एनोड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है बेटा? एनोड का कार्य। एनोड के ऊपर ये वाली रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मतलब इस लोहे की पट्टी के ऊपर जहां पर आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है, उस जगह को ही एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब दूसरी जगह क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एक सतह से दूसरी सतह की ओर जाते हैं। समझ गए जी? दूसरी सतह की ओर जाते हैं तो वहां पर, दूसरी सतह की ओर जाते हैं तो वहां पर उसको ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन अपचयन का काम करती है। क्या करती है? अपचयन का काम। इसलिए कहते हैं हम कि इसमें ऑक्सीजन काम आ रही है। समझ गए जी? क्योंकि ये नहीं होगी तो अपचयन नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा तो अभिक्रिया वहीं की वहीं रुक जाएगी। समझ गए मेरी बात? अपचयन का काम करती है। कैसे काम करती है? तो दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो वहां पर, उस जगह पर अपने पास ऑक्सीजन होती है O2, और ये O2 होती है, और इसमें से उसको मिल जाते हैं H+। क्या मिल जाते हैं? H+। 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यहां पर मैं ले लेता हूं 4H+। इलेक्ट्रॉन यहां कितने निकले? 2। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर मैं ले लेता हूं 4। कितने ले लेता हूं बड़ा? 4। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये 2 चाहिएंगे, ये भी क्या चाहिएंगे? 2 चाहिएंगे। मैं बैलेंस करता हुआ चल रहा हूं रिएक्शन को, ठीक है ना? आगे दिक्कत नहीं आए। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो निकले, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां इस अभिक्रिया के द्वारा ले लिए जाते हैं और यहां पर बन जाता है 2H2। देखो गौर से, पता लग रहा है? लग रहा है ना? इस अभिक्रिया को देख करके ऐसे लग रहा है
कि ये 4 इलेक्ट्रॉन H ले रहा होगा, लग रहा है ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है? H, लेकिन H नहीं कर रहा। H यहां एज इट इज वैसे की वैसे ही है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है। कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। अब हम कहेंगे सर कैसे पता लग रहा है इस बात का? इस बात का पता लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक यहां पर क्या है? क्या है? 0 है। और यहां ऑक्सीजन का देखो कितना है? -2। H क्या है? +1। एक ही है। अरे पढ़ाया ना मैंने रेडॉक्स से। तो H तो बेटा +1 से +1 में ही है, लेकिन ऑक्सीजन देखो 0 से किस में जा रहा है? -2 में। तो अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अपचयन कर रही थी, समझ गए चीज? ये तो केवल रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कराने का काम कर रहा है, क्योंकि ये होगा नहीं तो फिर ये ऑक्सीजन का अपचयन नहीं होगा, समझ गए चीज? क्यों? क्योंकि बनना क्या चाहिए? H2। H2 बनने के लिए क्या चाहिए? H। इसलिए ये सारी प्रक्रिया यहां से चलती है, H+ यहां बनाना जरूरी होता है। हो गए? बस इन दोनों अभिक्रियाओं को आगे जोड़ देते हैं और संपूर्ण अभिक्रिया बन जाती है। अभिक्रिया को देख करके हमें यह लगता है क्या कि एक जगह पे जो है वो ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इससे पता लगता है कि एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है और संक्षारण एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण होता है। समझ गए? अब लिखो फटाफट से, लिखो साथ साथ फिर आगे बात करेंगे। देखो लोहे का संक्षारण, लोहे का संक्षारण जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लोहे का संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना है। विद्युत रासायनिक घटना है क्योंकि लोहे की किसी विशेष सतह पर ऑक्सीकरण होता है। लोहे की किसी विशेष सतह पर ऑक्सीकरण होता है। विशेष सतह पर ऑक्सीकरण होता है। विशेष सतह पर ऑक्सीकरण होता है। यह सतह एनोड का कार्य करती है। यह सतह एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। ऊपर वाली अभिक्रिया लिख दो। केवल ऊपर वाली एनोड वाली लिखनी है। हो गए? ये हो गया? फिर लिखो इसे, इस सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, इस सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी सतह की तरफ जाते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन दूसरी सतह की तरफ जाते हैं। दूसरी सतह की तरफ जाते हैं जहां जहां H+ की उपस्थिति में, जहां H+ की उपस्थिति में, जहां H+ की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में?
H+ की उपस्थिति में O2 ऑक्सीजन का अपचयन होता है। H+ की उपस्थिति में O2 का अपचयन होता है। बात समझ में आई मेरी? यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? किसी दूसरी सतह पर जाएंगे, और वहां पर H+ की उपस्थिति में क्या हो रहा होगा? O2 का अपचयन। लेकिन H+ कहां से आते हैं? तो वो लाइन भी साथ में लिखनी है। अपचयन होता है इनमें H+, निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। H+ निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। पहले ये लिख दो, H+ इनसे आता है। ये लिखना है, डायग्राम बना लो। ये तो बना डायग्राम तो क्या है, ये तो बताया मैंने, H2CO2 मिलकर के ये बनाता है। लिखना चाहो तो लिख लो, समझ में आना चाहिए, बाबा जी आना चाहिए, छान फाड़ के है, सिलेक्शन होना चाहिए। हो गए? अरे हो गए क्या? हाँ, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, लिख दिए क्या? तो एनोड की अभिक्रिया लिख ली थी हमने, तो फिर किसकी लिखी जाएगी? कैथोड। अब लिख दो कैथोड की अभिक्रिया, ये लिख दो नीचे, कैथोड की अभिक्रिया जल्दी से लिखो। हो गए? संपूर्ण अभिक्रिया एक जगह कर दो दोनों को, अभिकारक अभिकारक, इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देता हूं मैं यहीं पर। अरे कट गए ना, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दो, कैंसिल। क्या बच गया वो लिख दो, क्या बचा? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, बस इतने ही इधर दो, इज इक्वल 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2। हो गए? मौज हो गई। इसको देख के पता लग रहा है क्या आपको? इस अभिक्रिया को देख करके पता लग रहा है कि 0 से किस में जा रहा है? +2 में। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन 0 से कहां जा रहा है? -2 में। क्या हो रहा है? अपचयन। H यहां भी प्लस था और H यहां भी प्लस है। H+ की उपस्थिति में हो रहा था काम, जबकि अपचयन होता है O2 का। तो ध्यान रखना है, अपचयन O2 का होता है। दिखने में तो ऐसे दिखता है बढ़िया सुंदर। हो गए?
बस यहां पर एक चीज लिख देना, ये फेरस और फेरिक जानते हो क्या? क्या फर्क है? +2 वाला फेरस और +3 वाला, तो ये कौन से आयन बने यहां पर? फेरस आयन। ये लिखो फेरस आयन, ये फेरस आयन बन गए। और फिर इसके नीचे एक लाइन लिखनी है, फिर नीचे एक लाइन लिखो, अभिक्रिया में बनने वाले, अभिक्रिया में बनने वाले, अभिक्रिया में बनने वाले फेरस आयन, अभिक्रिया में बनने वाले फेरस आयन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, उपस्थित ऑक्सीजन से वायुमंडलीय ऑक्सीकरण करती है, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण करती है, जिससे फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिससे फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। ध्यान से समझना इधर। अब ये यहां पर, यहां तक पहुंच गए थे हम। ध्यान चलो बेटा, क्वेश्चन आ जाता है ना तो बहुत गड़बड़ करता है। अभी संडे को पेपर आया था क्या? हाँ, एक बैच में मैंने संक्षारण का पैराग्राफ दिया था और उसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो वो बाद में बोल रहे थे कि सर इसमें से भी आ सकता था क्या पैराग्राफ? पैराग्राफ तो कहीं से भी आ जाए, पैराग्राफ तो केवल एक वायुमंडलीय ऑक्सीकरण से आ जाएगा, पैराग्राफ कहीं से। यहां तक जो बना था ये फेरस आयन और H2, ये दोनों, इससे पहले कि तो काम खत्म हो चुका, क्योंकि लास्ट अपने पास ये बन गया, ये वायुमंडलीय ऑक्सीकरण करेगा। तो इन दोनों को उठाया मैंने यहां से और यहां लगा दिए। और वायुमंडलीय ऑक्सीकरण यानी कि वायुमंडल से क्या ले ली? ऑक्सीजन। मंडल तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, हमें एक ही O की जरूरत थी, तो यहां पर 1/, इस O2 का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन, 2 O, और 1/2 का मतलब 1 ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने इसको ये किया तो देखो F ही कितने हैं? 2। देखो F ही 2 आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, कितना हुआ? 3। अब इधर क्या बचा? H कितने हैं? 4 H। अब इधर प्लस के 2 और प्लस के 2 कितने थे? 4। तो इधर प्लस के कितने आ गए? देखो 4 आ गए ना। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया और जो H+ शुरुआत में बने थे वो वापस निकल गए। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन लिखवाई है, H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, मतलब ये काम में नहीं आएगा, इसकी उपस्थिति में केवल काम हो रहा है। तो जो H+ लिए थे वो उसको वापस भी देने थे। समझ गए चीज? तो यहां पर यह विक्रिया करके H+ वापस निकाल दिए जाते हैं। क्लियर? अब ये जो फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड, वहां पर फेरिक ऑक्साइड, वहां पर जल के साथ में XH2, कितने भी जल हो सकते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 H2 बना लेते हैं। इसे ही जंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जल योजित, जल जुड़ा हुआ जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का पता लग गया होगा आपको, क्यों है? क्योंकि यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 आता है। कितना आता है? +3। फिर जल योजित फेरिक ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं बेटा?
जंग बोलते हैं। जंग का सूत्र ये होता है, पिछले साल 2 साल पहले ये पूछा हुआ है, जंग का सूत्र पूछा हुआ है क्या हो, ये होता है Fe2O3.X से H2। समझ गए क्या? हाँ, लिख लो फटाफट से यार, ये कंप्लीट हो गया। बस आज कमाएंगे 2-4 बच्चे, या मेरे को ऐसा लगता है कम है ना? सेल्फ स्टडी करने लग गए क्या? मकर संक्रांति थी। हो गए? हो गए? हाँ, अब नीचे एक लाइन लिखो, संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय, कैसे कैसे इसको बचा सकते हैं? संक्षारण से बचाव के उपाय 4 बातें लिखूंगा। नंबर 1 लिख लो, ऑयल पेंट करके बचाव के उपाय। नंबर 1, ऑयल पेंट करके, किसी भी धातु के ऊपर ऑयल पेंट कर दिया जाए तो ऑयल पेंट करके उसको बचाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है यसद लेपन द्वारा, यसद लेपन द्वारा। यसद लेपन जानते हो क्या? नहीं जानते? जानते हो? नहीं? क्या होता है? है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यसद रज नहीं सुना क्या? यसद रज जिंक पाउडर नहीं? हाँ, तो बड़ा सुन लो, फायदे में रहोगे। हाँ, आपको जो आ गया वही पेपर में नहीं आया है, पेपर में वो आएगा जो एनसीईआरटी में, ध्यान रखना, उसके अलावा नहीं। तो एनसीईआरटी कितनी आपको आती है डिपेंड ये करता है, इस बात का ध्यान रखना। ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं। यसद लेपन द्वारा का मतलब है जेड की परत चढ़ाकर, इसका मतलब ये है जेड की, पूरा लिख दो, पूरा लिख दो। लोहे की सतह पर लिख दो इसमें, यसद लेपन द्वारा का मतलब क्या होता है, लोहे की सतह पर जेड की परत, लोहे की सतह पर जेड की परत बनाकर लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है, संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। हाँ, अब सुनो, यदि किसी को नहीं पता, क्योंकि अब अपने है नहीं, एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बात को गौर से ध्यान से समझ लेना इधर, फिर बाद में आप चिल्लाते रहते हो। जेड एन -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू होती है इसकी। आयरन की होती है -0.44 और जेडन की होती है -0.76। ये तो मैंने बताई आपको, चैप्टर में पढ़ाई है ना। ये दोनों एसआरपी की वैल्यू है बेटा। जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है।
आयरन और जेडन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है। और जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है उसके ऊपर क्या लगाते हो? लोन लगाते हो। लोन लगाते हो तो वो किसका काम करता है? एनोड का। किसका काम करता है? यदि लोहे और जिंक के दोनों की बात करूं तो जिंक उसमें एनोड का काम करेगा और आयरन किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। यदि आपने जिंक की परत चढ़ा दी तो ये एनोड का काम करने लग गया ना। तो ये पहले एनोड का काम कर रहा था, ये पहले एनोड का काम कर रहा था। यहां देखो गौर से, इसका काम कर रहा था, एनोड का कर रहा था ना। यदि ये एनोड का काम ही नहीं करेगा, ऑक्सीकरण का काम ही नहीं करेगा, तो ये सारी प्रोसेस यहीं की यहीं रुक जाएगी, रुक जाएगी। तो यदि इसके ऊपर यसद लेपन कर दिया, जिंक का परत चढ़ा दी, तो जिंक ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से जिंक खुद एनोड का काम कर लेती है और इसको कैथोड बनने के लिए मजबूर कर देती है। और जब ये कैथोड बन जाता है तो ये संक्षारित होने से बच जाता है, क्योंकि लोहा संक्षारित तभी हो सकता है जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इसका ऑक्सीकरण होना यहीं की यहीं रुक जाता है। समझ गए चीज? इसको बोलते हैं यसद लेपन। तीसरी बात, तीसरी बात लिखो, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु से क्रिया कराकर, अधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करके, अधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करके, अधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करके। समझे क्या बात है? मतलब ये तो एक पर्टिकुलर एक जेडन का नाम लिया था मैंने, पर जेडन के अलावा और भी तो हो सकते हैं, जो बहुत सारे हैं जो एपी से ज्यादा क्रियाशील है। तो एपी से ज्यादा क्रियाशील किसी भी धातु की यदि क्रिया करवा दोगे ना, तो वो खुद एनोड का काम करने लग जाएगा और एपी किसका काम करने लग जाएगा? कैथोड का। तो अधिक क्रियाशील धातु से क्रिया करने से इसका ऑक्सीकरण होना रुक जाएगा, रुक जाएगा, तो ये संक्षारित होने से बच जाएगा। समझ गए जी? 3 हो गए। चौथी बात है जो पहले बहुत क्वेश्चन आया करता था इसका, इसको बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इसको बलिदानी सुरक्षा बोलते हैं। बलिदानी के नाम से क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में, बलिदानी सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा या बलिदानी सुरक्षा। ये क्या होता है कि खुद बलिदान देता है। सुनना मेरी बात, क्या है ये वही चीज है पर नाम अलग है केवल। जैसे मैं यहां कहूं कि जेडन लिया मैंने, जेडन अधिक क्रियाशील भी है, तो जो अधिक क्रियाशील धातु है खुद जाकर के खुद का क्या करवा रहा है? ऑक्सीकरण। क्या करवा रहा है? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खराब हो रहा है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो खराब हो जाएगी, वो ऑक्सीकरण हो गया। समझ गए चीज? एप्पल को काटते हैं, थोड़ी देर बाद में वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है, एप्पल खराब हो गई, वो ऑक्सीकरण हो रहा होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है खराब हो रही चीजें। तो यहां पर क्या करता है कि ये यसद लेपन, जिंक या कोई अधिक क्रियाशील धातु खुद जाकर के अपना क्या करवाती है? ऑक्सीकरण। यानी कि अपना क्या देती है? बलिदान। समझ गए चीज? और आयरन को कैथोड बना करके और उसको सुरक्षित कर लेती है। समझ गए मेरी बात? मतलब खुद क्या बन रही है? एनोड। और आयरन को क्या बना रही है? कैथोड। तो आयरन कैथोड बनेगा तो सुरक्षित हो जाएगा ना, इसलिए उसको बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। यानी कि आयरन को कैथोड बना करके उसको बचाया जा सकता है। और कब बचाया जा सकता है? जब कोई खुद अपना क्या दे देगा? बलिदान दे देगा। समझ गए जी? तो उसको बलिदानी सुरक्षा या कैथोडिक सुरक्षा बोलते हैं। ये 4 इसके बचाव के उपाय हैं। लिख लिए क्या? बस लिख दिए? हाँ, इनका ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख लोगे क्या? या झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ, कहाँ है वो पेपर? 5 मिनट 10 मिनट में सोल्व कर दूं उसको। कहां से है? डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे होगा। कौन सा? CH? ये ले लूं? एक नंबर आदमी, एक नंबर हो आप। बस कल पढ़ने में नहीं हो, बाकी तो सब ठीक है आपका काम। केमिस्ट्री कहां से है? हाँ, फर्स्ट नंबर से है क्या? हाँ,
अब देखते जाना फटाफट से, कोई करेक्शन नहीं इसके अंदर, कोई इश्यू नहीं है पेपर में, बस केवल देखते जाओ, मैं फटाफट बताऊंगा। सेल के मानक अपचन विभव तथा साम्य नियतांक के मध्य संबंध को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यहां ऑप्शन है ए, फर्स्ट ऑप्शन है। बता देता हूं मैं क्यों। ये इसलिए है क्योंकि यहां पर मैंने पढ़ाते टाइम यहां बताया था कि यहां अभिक्रिया देख लिया करो। यहां जब अभिक्रिया की बात करते हैं तो यहां अभिक्रिया लिखी हुई है बेटा एम एन प्लस, और एन इलेक्ट्रॉन लेकर के ये एम में कन्वर्ट हो रहा है, ये है यहां पर अभिक्रिया। देखना आराम से गौर से आपके पेपर में। और इसका जब के निकालते हैं तो के या के सी, तो बेटा एम तो आता है ऊपर, इसकी सांद्रता तो आती है ऊपर, और एम एन प्लस की सांद्रता आती है नीचे। समझ गए चीज? और इसके सांद्रता को क्या मानते हैं? एक। अरे बताया था क्या? तो इसका के सी या के क्या बन गया? 1/m n+ की सांद्रता। और हमें पता है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log के सी, तो 1/m n+। ये होना चाहिए था ना ऑप्शन में। ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिया नहीं था मैंने, समझ गए चीज? तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, चला गया, ये ऊपर चला गया, तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और यहां वाला माइनस, यहां वाला माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। समझ गए चीज? तो ये यहां पर प्लस बन जाता है, और बाकी ये ऑप्शन इसका राइट होता है। कर लोगे एक? हाँ, सीधे क्वेश्चन नहीं दिए, चेंज करके दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्योंकि और अब की बार भी जो टेस्ट लगेगा उसमें एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन बना करके दूंगा मैं, थोड़ा बहुत तरीका पता हो। गैल्वेनिक सेल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आराम से विचार कर लेना आप। कर लोगे क्या विचार? क्या विचार करना है? देखो, ये कह रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन एनोड, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की ओर H2 माध्यम, नहीं H2 का माध्यम, इलेक्ट्रॉन कभी भी H2 माध्यम में नहीं जाते हैं। H2 जाते, इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बाहर की तरफ। कहां जाते हैं? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो वायर से जाते हैं, किससे जाते हैं? वायर से, तार से जाते हैं, H2 से नहीं जाते हैं कभी भी इलेक्ट्रॉन। H2 से जाते हैं आयन, क्या जाते हैं? आयन। आयन H2 के साथ में घुलते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड जाते हैं, और धारा भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोड आती है। यहां H2 का कोई काम नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड, बिल्कुल सही बात थी, और किसके? तार के द्वारा प्रवाहित होते हैं, तो ये बात सही थी। पूर्ण विद्युत परिपथ के लिए लवण सेतु आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। मैंने कहा था कि सेल को कंप्लीट करने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो दूसरा और तीसरा क्या था? सही था। यहां पर एक ऑप्शन और आ सकता है, क्या पता अगली बार टेस्ट में आ जाए। हाँ, तो लवण सेतु जो होता है उसका दूसरा कार्य वो होता है कि इंपोर्टेंट विद्युत उदासीनता बनाए रखना। क्या होता है? विद्युत उदासीनता बनाए रखना। यहां पर मैं 3 की जगह एक चौथा ऑप्शन ये बना सकता था कि लवण सेतु विद्युत उदासीनता बनाए रखने का काम करता है, तो फिर दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन राइट हो जाता। समझ गए चीज? फिर आगे चलते हैं। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव के लिए सही व्यंजक, तो सही व्यंजक आपको पता है। देखो, उत्पाद हमेशा ऊपर आता है और अभिकारक हमेशा नीचे आते हैं। तो उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, ये रिएक्टेंट, इसको तो हटाई दूं पहले ही। अब बचे उत्पाद। इधर आओ, E = E नोट, यहां E = E नोट वाला कोई खेल ही नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिए, बचे दो। E = E नोट, E = E नोट माइनस, तो माइनस होता है तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, प्लस नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? -2.303 RT/NF और log 10। ये तभी होंगे जब अपना पढ़ा हुआ होगा सही ढंग से, पीछे हवाबाजी से एक भी नहीं होगा, क्योंकि इन चीजों को पहचानना है। कर लोगे क्या? हाँ, बस बोनस दे दो केवल, ये बोनस है। वहां आ जाते हैं मेरे पास, मैसेज आते रहते हैं। कल भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, 5। सर ये रॉन्ग है। फिर एक बच्चा ये और कह रहा है कि सर ये रॉन्ग है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता लगा? बोले सर मैंने पढ़ा था, तो तूने उतना ही पढ़ा ना, है ना? तो मेरी किताब मत पढ़ा करो बेटा। आज तक भी है ना उस लाइन पे हो। हाँ, लाइट आगे सही बोल दिए। हाँ, तो इससे ज्यादा बुरी देश की दशा क्या हो सकती है? और
मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है बेचारा, अभी 2 घंटे नहीं है, उससे पहले तो इसके ऊपर शनि के साया है, इसके ऊपर ये करो। अरे उसको पैदा हो जाने दो बेचारे को आराम से, उसको सांस लेने दो दुनिया में आने के बाद, फिर कर लेना जो करना है, उसको बड़ा होने दो। बच्चा जब जा रहा है, उसकी जो इच्छा है, बच्चा है, बॉय, लड़का है, झाड़ू उठाता है, घर वाले कहते हैं कि नहीं, अरे छोड़ दे इसको, तेरा काम। क्या वो लड़की बन जाएगा झाड़ू उठाने से? इसलिए है कि बच्चा अपनी इच्छाएं, अपने मन की बातें नहीं निकाल पाता है, घर वालों से नहीं कह पाता है। और साइकोलॉजी पढ़ी बेटा, साइकोलॉजी में साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चा जो भी कर रहा है, बस उसको कभी मना मत करो, एनालिसिस करते रहो कि क्या क्या काम है, और उसको नोट करते रहो कि किस किस काम में इंटरेस्ट दिखाता है, किस किस उम्र में जा करके। समझे चीज? बच्चे का आप खुद ही पता लगा लोगे कि किस लेवल का बच्चा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चा कोने में जा रहा है उधर, तो उसको उधर मत जाना, भूत है, वो डरेगा ही। बताया किसने उसको भूत है? वो तो जानता ही नहीं बेचारा, दुनिया में भूत भी नाम की चीज होती है। आपने बताया कि डरा करके, और फिर कहते हैं ये बच्चा डरता बहुत है। अरे सिखाया किसने? और आप उसी टाइम ये कहते हैं कि बेटा ये अंधेरा है, बेटा भूत कुछ नहीं, डर कुछ नहीं, लाइट जलाओ या बैटरी लो और उसको ले जाकर दिखाओ, बेटा कुछ नहीं है ना। वो बच्चा कभी नहीं डरेगा। हमारे माइंड सब पूरा खेल बेटा माइंड का ध्यान रखना है। साइकोलॉजी है, पूरे माइंड का खेल है ये। हम माइंड को किस लेवल की चीजें दर्शा रहे हैं। रात को मेरे को सपना आ गया, गलत सा सपना, ऐसे कोई डरावना सपना आ गया। मैंने क्या किया, उठा, पानी पिया और उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह सो गया, बस आराम, बात खत्म। नहीं आया आप, और वही सोता रहता, वापस आता था। साइकोलॉजिकल चीजें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी थी वहां पर, वापस डराएगी मेरे को, मैं उठ करके साइड में आ गया, फिर नहीं आया। ये चीजें समझ नहीं बेटा, साइंस है। किसी जगह पे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उस नेगेटिव एनर्जी को, यदि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, और आप लड़ाई करने के लिए तैयार हो, मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट के लिए उस जगह को छोड़ दो आप, वो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी है, बात समझ रहे हो? तो नेगेटिव एनर्जी बेटा ये एनर्जी का खेल होता है। हम कितना दिमाग लगा रहे हैं, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है बेटा, उतना ही काम कर रहा है जितना आप पढ़ करके आए हो ना, उन्हीं के क्वेश्चन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन था, ए प्लस से ए, बी प्लस से बी, अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण? अपचयन हो रहा है। अपचयन हो तो मान किसका आएगा? एसआरपी। ये भी किसका आएगा? एसआरपी। ये एसआरपी और ये भी एसआरपी। क्लियर? अब क्या पूछा था इसने? क्या पूछा है? सेल के लिए विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई नोट, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस एनोड, यही है। अब मेरे को ये बताओ कि वैल्यू ये दोनों प्लस की है, अरे दोनों प्लस की है, और वैल्यू है दोनों एसआरपी की। मैंने क्या कहा, जिसका एसआरपी कम उसके ऊपर क्या लगाना था? लोन। किसका कम है दोनों में से? इनमें से कम कौन सा है? ए है, तो ए किसका काम करेगा? एनोड का। ए वाली की वैल्यू यहां आएगी, अरे आएगी नहीं आएगी? और बी का कितनी वैल्यू है? 0.75, तो यहां 0.75 आएगी, माइनस यहां कितनी आएगी? 0.50। कितना बच जाएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस, तो ये बच जाएगा 0.25, यही बचेगा। 0.25 आ रहा है आंसर। कहां दिक्कत है? एक भी चीज, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ाया, ये नहीं बताई मैंने, बताया, फिर अपने से आंसर क्यों नहीं आए? जिनके नहीं आए उनकी सोचने के बाद क्यों नहीं आए? क्योंकि हम करना ही नहीं चाह रहे बेटा, अपने दिमाग को डालना ही नहीं चाहते उस लेवल पे जाकर के। तो इन चीजों को, हाँ, मेहनत करोगे तो ही आएंगे बेटा। ये देखो, लिथियम, जिंक, हाइड्रोजन, एजी, सारे के सारे में अपचयन हो रहा है। देखो गौर से, सब में अपचयन हो रहा है ना? अरे सब में अपचयन हो रहा है, तो सारे की सारी वैल्यू किसकी है? एसआरपी की। आपको क्या पूछी? अपचायक क्षमता। एसआरपी और अपचायक में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। किसका होता है? व्युत्क्रमानुपाती का होता है, लिखवा रखा है मैंने, आराम से आकर के पढ़ना। रेडॉक्स वाले में, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी वाले में साफ साफ लिखवा रखा है, एसआरपी व्युत्क्रमानुपाती अपचायक क्षमता। इसका एसआरपी का मान जितना कम, उसकी अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा। सबसे कम मान देखो कौन सा है? सबसे कम मान ये वाला है। ये किसका मान है? किसका है? लिथियम का। लिथियम है कि नहीं? इससे क्वेश्चन करो तब तो ये है, और जनरली क्वेश्चन करो तो आपको बता रखा है।
हाँ ला लो, क्या ऊपर ही ऊपर अब चाहे को पता है कि नहीं है, बता रखिए सारी बातें। किसी सेल, अब आप फटाफट से इनके आंसर देख लो। किसी सेल में इसके लिए सेल विभव का मान, तो ये क्या है, नॉर्मल है ये तो, इसका 1 m है, इसका 0.1 m है। इसका निकाल दूं मैं, इस अभिक्रिया के लिए निकाल दूं मैं केसी, तो केसी क्या निकाल दूंगा बेटा, Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। Zn की कितनी सांद्रता है, 1 है, बटे इसकी कितनी है 0.1 है। पॉइंट हटा दो, 10 आ गए, तो वहां पर log 10 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n और log, और यहां 10 आएगा, log 10 आएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा 1, यहां n का मान कितना आएगा 2, अभिक्रिया में दिख रहा है अपने को n का मान 2, और इसका मान 1.10 वोल्ट दे रखा है। अब आपको इसमें 2 का भाग देकर के इसमें से इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। समझ गए? अरे कर लोगे क्या, क्या कर लोगे, हवाबाजी करते हो नालायक को, क्या कर लोगे। चलो 2 मिनट और ले लेता हूं, फटाफट आंसर देख लो बेटा। इसका ये हो जाएगा 1.07। इसका विद्युत धारा के समान मात्रा में श्रृंखला में, तो समान मात्रा श्रृंखला में विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलीनों की मात्रा समानुपाती होती है। विद्युत धारा की समान मात्रा फैराडे के दूसरे नियम में आता है, किसमें आता है, दूसरे नियम में। अलग अलग विद्युत अपघट्य है, कौन से नियम में आता है, दूसरे नियम में। दूसरे नियम में आता है लास्ट में W समानुपाती E, यानी कि इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है E के। E का मतलब होता है तुल्यांक, तुल्यांक का ऑप्शन ही एक ही दिया था मैंने, देखो गौर से, ऑप्शन ही नहीं दिया इसके अलावा, ऑप्शन ही एक ही था तुल्यांक का। भाई आपको कंफ्यूज तो यही हो सकता है ना, तुल्यांक की बाहर है, तुल्यांक की और कुछ है, तुल्यांक राष्ट्रीय विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, पर तुल्यांक का ऑप्शन ही मैंने एक ही दिया इधर, दूसरा दिया ही नहीं है। तो W समानुपाती E ये लास्ट में लिखा हुआ आपके। अब आपको यही पता नहीं लग रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट कौन से फैराडे के नियम का चल रहा है, दूसरे का चल रहा है, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा E के समानुपाती होती है। फर्स्ट नियम बात करते तो हम ये कहते हैं W = ZI हो जाता। समझ गए चीज? अरे होता है नहीं होता? हाँ, फिर आगे चले। जब विलयन विद्युत अपघट्य की 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिक्रिया में सम्मिलित होने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, 1 फैराडे। अब 1 मोल कौन सा है, ये 1 मोल है, क्या देखना था इसमें, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, 1 फैराडे। लिखवा रखा है ना, अरे लिखवा रखा है। तो 1 मोल कितना है, 1 मोल ये होता है, पढ़े आपने बेसिक कंसेप्ट में। अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। कॉपर सल्फेट के विलयन में यहां पर क्या करना था, आई, इसका आंसर देख लो, करवाया हो क्वेश्चन ने मेरा, करवा रखा है आपको एग्जाम में। अब ये तो चेंज करेगा ही आपसे, बाकी मैंने क्वेश्चन करवा रखा है। एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम +3 है, +3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम +3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवेश की आवश्यकता होती है। कितने आवेश की आवश्यकता हो गई, 3 फैराडे। अरे कितनी हुई, 3 फैराडे। 3 फैराडे कौन सा है, 3 फैराडे ये है, देखो गौर से। फैराडे का मान होता है 96,500 और 3 का मतलब 3। हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन ये एक ही, ये करवा रखा है मैंने, करवा रखे ना। हाँ, पर आएंगे तब अपने को, तब अपन करेंगे। कर लोगे, आगे आ जाओ। NaCl के विद्युत अपघटन पर क्या होता है, तो क्या होता है, एनोड पर कौन जाता है, Cl- जाता है, क्या जाता है, ठीक है। एनोड पर अपचयित होता ही नहीं है, क्योंकि Cl- जो है वो जाता है तो Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, यही तो होता है। और ये इस क्या होता है, ऑक्सीकरण। अपचयन का कोई काम है ही नहीं, लिखवा रखी है अभिक्रिया, अपचयित कोई मतलब ही नहीं है, एक ही ऑप्शन था, ऑक्सीकरण का ऑप्शन ही एक ही था, तो लिखवा रखा है अभिक्रिया। अरे है कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं लिखवाए, है ना? तो सारे आराम से इसको देख लेना, बाहर लिस्ट लगी हुई है सारे, एक भी क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं था, एक भी बोनस नहीं है, एक भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सारे के सारे सोच समझ के बनाए हो।